नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण प्रैक्टिस सेट यानी इन्वायरमेंट की बात करेंगे। दोस्तों ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 40 की बात कर रहे हैं। 40 प्रैक्टिस सेट आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर। तो सभी दोस्तों का, सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों राष्ट्रहित में चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। और इसका प्रैक्टिस सेट पिछला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो 30 महत्वपूर्ण यह प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है जैव अपघट्य पदार्थ है? पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पॉलीथीन, प्लास्टिक और शीशा जैव अपघट्य पदार्थ पूछा है। ठीक है, जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं होंगे क्योंकि आसानी से ये क्या है, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रश्न क्या दिया गया है? दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है स्क्रीन पर है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से। कि डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, या आपके सिक्किम राज्य में है? तो दोस्तों डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो हर एक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को आपको कंठस्थ करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जम्मू और कश्मीर होगा। आप सभी लोग जानते हैं डची राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। और यह पूछा जाए कि डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो 1981 में डच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, जो आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? जो मध्य प्रदेश राज्य की नदियों की प्रकृति है दोस्तों, वह वर्षापर्यंत प्रकार की है, प्रायद्वीपीय प्रकार की हैं, या आपके द्वीपीय प्रकार की हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश की नदियां की प्रकृति जो है किस प्रकार की है, तो प्रायद्वीपीय प्रकार की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है आपके टीटी एग्जाम में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपकी 1970, 2011, 1973 या 2007 में हुई थी। राइट ऑप्शन 1973 होगा। टाइगर की संख्या को बढ़ाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको 1973 में की गई थी, 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है पीने योग्य है? 2.15%, 97.2%, 0.65% या 0.0%। जो समुद्र का जल है वह आपके यानी आपके और हमारे जो पीने योग्य है, जल पीने योग्य कितने प्रतिशत है? तो 0.65% आपको करना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र के जल की मात्रा, हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो 0.65% जल पीने योग्य है क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र की क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? स्क्रीन पर प्रश्न है कि BODS क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स है, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स है। तो राइट ऑप्शन क्या है? BOD क्या है? BODS क्या है दोस्तों? तो BODS है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह दोस्तों जो DS है आपका, यह एक मापन है जिससे जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है कि जल में ऑक्सीजन की वायु मात्रा उसमें कितनी है। तो BODS दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। क्या है? एक जैविक ऑक्सीजन के भाग की एक इकाई है आपका BODS। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? गामा रेडिएशन, UV रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन होता है, या इंफ्रारेड आपका रेडिएशन होता है? तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी में कौन सा रेडिएशन होता है? तो वह होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, डिटेल के साथ जानेंगे कि हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं।
परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और यह अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड जो किरण होती इंफ्रारेड, ठीक है, जैसा व्यवहार करती हैं तथा इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में वृद्धि होती है। तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है कि लंदन धूम पाया जाता है ग्रीष्म काल में सुबह के समय पाया जाता है, ग्रीष्म काल के दिन के समय पाया जाता है, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। तो पहले ये जानना जरूरी कि ग्रीष्म काल में पाया जाता है या कि शीतकाल में। तो लंदन धूम जो पाया जाता है वह शीतकाल में पाया जाता है और शीतकाल के सुबह के समय पाया जाता है और इसको फॉग भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका सुबह फाग होता है, कोहरा पड़ता है, इसको लंदन धूम कहते हैं। ठीक है, शीतकाल मौसम में सुबह जब कोहरे जैसे दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम कहलाता है और इस तरह की स्थिति लंदन धूम से उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन आपका जो है लंदन धूम का नाम इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों कि हवा का एक तीव्र भंवर आता है जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, इससे कहा जाता है ध्रुवीय भवमंडल कहते हैं, ध्रुवीय समतापी मंडल कहते हैं या ए व बी दोनों कहते हैं या इनमें से नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका पहला होगा कि हवा के एक जो तीव्र भंवर आता है जो समताप मंडल में बनता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत सीमा को समताप मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, इसकी ऊपरी परत को समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने वाली एक परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा को पिर संचरण दोनों गोलाओं में 200 अक्षांश ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक बड़ा क्या है, बवंडर उठता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको पता है, इससे भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित आपके पूछा जाता है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी निम्न से किसके कारण होता है, सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। और यह त्रासदी कब हुई थी, तो आपके 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी यानी कि MIC, ठीक है, किस कंपनी में घटित हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, पेस्टिसाइड कंपनी में घटित हुई थी यह घटना। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था और MIC यानी कि मिथाइल आइसो गैस के रिसाव के कारण हुआ था और यह बहुत सी हानिकारक एवं विषैली गैस होती है जहां पर जान माल का बहुत नुकसान भी हुआ था। श्वेत फेफड़ा कैंसर किसे होता है, यह श्वेत फेफड़ा जब कैंसर होता है पेपर से होता है, आपका एस्बेस्टस से होता है, टेक्सटाइल से होता है या सिलिका से होता है। तो श्वेत फेफड़ा ये कैंसर होता कैसा है दोस्तों, देखिए ये टेक्सटाइल से होता है। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा धीरे धीरे छोटे छोटे कण जाते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसके साथ साथ छोटे छोटे टेक्सटाइल के क्या है, कणों के रूप में अंदर जाते जाते हैं रुई के समान और वहाँ जमा हो जाता है और इसी को श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। तो यह क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल के जमने के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गैस का गहन जो है संलग्नता हीमोग्लोबिन से होता है, आपके NO2 हो गया, CO हो गया, ठीक है, O3 हो गया या आपका CO2 होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, किस गैस की गहन संलग्नता जो है हीमोग्लोबिन से होती है, तो वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कम होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की आपकी CO के होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 26 अगस्त 1945 की हुई, 16 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को या 8 अगस्त 1945 को। तो पहला यह हुआ कि जो पहली परमाणु घटना अगस्त में हुई थी वो भी आपके 1945 में। तो किस अगस्त को हुई थी, अगस्त के किस तारीख को, किस दिन को हुआ था दोस्तों, तो वह याद करिए 6 अगस्त। वो याद करिए 6 अगस्त 1945 का दिन दोस्तों, वह इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यह भी प्रश्न है कि पहली परमाणु घटना किस विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु दुर्घटना हुआ था इतिहास में पहली बार 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान शहर में हिरोशिमा
पर क्या है परमाणु बम गिराया था। तो पहला परमाणु दुर्घटना या पहला परमाणु बम दूसरे देश में अमेरिका ने गिराया था। कहाँ पर? जापान में गिराया था। जापान के किस शहर में गिराया था? तो हिरोशिमा शहर में गिराया था, जहां आज पर भी उसका निशान या उसके क्या है आपके क्या बोला जाए तो उसका एक्टिव या डिफेक्टिव कुछ भी कह सकते हैं, उसका आज भी नजर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं? 1994 को, 2004 को, 1984 को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। ठीक है, क्योंकि ताजमहल के आसपास क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण जो है अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा था तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था। इससे देखते हुए 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। ठीक है दोस्तों, कब दिया था? 1994 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शांत घाटी जो है जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित है। तो दोस्तों शांति घाटी के एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम बंगाल में है, या आपके केरल राज्य में है? तो शांति घाटी दोस्तों आपके केरल राज्य में है, जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दक्षिण भारत के केरल कहाँ है? आपके भारत के दक्षिण में, साउथ में है, और यह स्थल विविधता का प्रमुख है, हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्त का प्रयोग किया जाता है? जब दोस्तों आप लोग जानते हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो कणकीय प्रदूषण होते हैं उनको समाप्त करना हो तो आप किस युक्त का प्रयोग करेंगे? साइक्लोन कलेक्टर युक्तिका, ग्रेविट सेटलिंग चेंबर युक्तिका, या आपके फैब्रिक फिल्टर युक्तिका, या इन सभी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों अगर कणकीय प्रदूषण को समाप्त करना हो तो उसके लिए आपका प्रेवेटिंग स्टेलिंग चेंबर भी है, साइक्लो कलेक्टर भी है, और आपका फैब्रिक फिल्टर स्ट्रेबर आदि मशीनों का क्या है विकास किया गया है। इसी के लिए किया गया है ताकि कणकीय प्रदूषण को समाप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण या नियंत्रण या रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित करता है? तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण या रोकथाम जो नियम 2001 है वह यह निर्देशित करता है कि लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, या किसी सभा में तीव्र ध्वनि को स्पीकर का प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण होता है, या बी व सी से होता है। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है कि पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी और सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। किस पुस्तक को तैयार की है? बहुत बार दोस्तों बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक की तैयार की। सभी लोग जानते हैं, रेड डाटा बुक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे और जंतुओं की जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। और रेड डाटा बुक कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1964 को, याद रखिएगा, रेड डाटा बुक को कब से प्रारंभ किया गया है? तो 1964 से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था किसके? ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय दो स्थापित किया गया था, भजन लाल द्वारा स्थापित किया गया था, BR अम्बेडकर द्वारा, गुरु जम्बेश्वर द्वारा, या जोधपुर के राजा के द्वारा? तो बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया दोस्तों, यह राजस्थान का है, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा किया गया था। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्बेश्वर यानी कि गुरु जम्भोजी द्वारा 15वीं शताब्दी में राजस्थान में की थी। सभी लोग नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? क्या भाई आपका CO है, SO2 है, NO2 है? क्या होने वाला है? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा? पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बढ़ जाने पर पौधे के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप जो है
परिणाम स्वरूप पौधे की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं और इसने क्या होता है, पौधे का विकास भी बाधित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पानी में पाए जाने वाले जो रेडियो, ठीक है, संद्री पदार्थ होते हैं, उनका अंश का कारण बनता है आंख से पानी गिरना, कैंसर हो गया, डीएनए का विखंडन होगा या उपरोक्त सभी। तो पानी में पाए जाने वाला जो एक रेडियो संद्री पदार्थ होता है, उसके अंश का कारण क्या होता है, आंख में पानी गिरना। ठीक है, रेडियो सक्रिय युक्त जल से पीने से मानव शरीर के कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाते हैं तथा कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त भी हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया, आंखों में पानी गिरना हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया और आपका आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन इत्यादि से सारी चीजें किससे होती हैं दोस्तों, पानी में पाए जाने वाले रेडियो संद्री पदार्थ के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, 29% पर, 33% पर, 22% पर या 19% पर। तो दोस्तों भारत में हम किसी देश की बात करें तो कितने वन होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या 21% था, लेकिन अब घट कर कितना रह गया, आपका 19.4% ही रह गया है। ठीक है, वन रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र 19.47 है और रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भूमि में लगभग 21% भूभाग पर वन क्षेत्र यानी बढ़ोतरी हुई है। 2007 में कितना था, 19.4% था, तो यह 2017 तक में कितना, 10 साल में कितना हुआ बढ़ोतरी, 21% तक आ गया। तो आई होप कम से कम 1.5% तक बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमें कम से कम अगर चाहे ना तो 33% भूमि पर अगर वन हो जाएगा तो हमारा देश हरा भरा और खुशहाल होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है, सर्वप्रथम पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था, जीन आपके बैप्टिस्टिक फ्यूरियर द्वारा, जीन बैप्टिस्ट आपके ग्रीनवुड के द्वारा, प्रीनवुड के द्वारा या आपके जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए। सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर CO2 हो गया, NO हो गया, CH4, CFC गैस, ये सारी चीज़ें इनकी अधिकता में पृथ्वी में ताप में वृद्धि होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, मेथेन हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सी जो है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस है, मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, या ये सभी गैसें जिम्मेदार है। तो मैंने अभी पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें ये सभी गैसें हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे होंगे। ये वे सभी प्रश्न है जो बार बार दोस्तों शिक्षक भर्ती TT एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, CH3COOH होता है, या A व B दोनों होते हैं। तो अम्ल वर्षा में उपस्थित कौन होता है, सभी लोग जानते हैं, अम्ल वर्षा में उपस्थित आपका H2SO4 होता है, ठीक है, और आपका HNO3 होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे दोनों, यानी कि फोर्थ ऑप्शन A और B जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, SO2 की अधिकता में ये सारी चीज़ें बनती है। वर्षा जल के साथ क्या हो, सल्फर द्वारा क्रिया करने के पश्चात H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे जल में अम्लता भी आती है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और H2SO4 तथा HNO3 में भी अम्ल में भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्तर में नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। यानी अगर हम देखिए किस स्तर के कितने नीचे जाएं कि ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा होगी, 400 ड्यूयू, 800 ड्यूयू, 200 ड्यूयू। ठीक है, तो ये DU क्या है दोस्तों, DU एक डाप्सन यूनिट है। DU को डाप्सन यूनिट बोला जाता है और ओजोन की सांद्रता मापने के लिए 200 डाप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। तो ओजोन छिद्र मापने की इकाई यूनिट क्या है, डाप्सन यूनिट है, सभी लोग नोट कर लेंगे। वन्यजीव संरक्षण इनमें से कौन सा असरकारी संगठन यानी कि NGO समर्पित करता है, आपका भारतीय वन्य जीव बोर्ड,
WWF फॉर नेचर या राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण इनमें से कौन सा जो है असरकारी संघ NGO समर्पित करता है, वह आपका WWF फॉर नेचर है। कैसे, WW यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर संस्था में भारत विश्व स्तर पर NGO यानी गैर सरकारी संस्था के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। तो जो NGO होते हैं वो क्या होते हैं, गैर सरकारी संस्था को NGO बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। ऐसा अनुच्छेद का नाम बताइए जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता हो। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25 होगा। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों, सभी लोग जानते हैं ऐसा अनुच्छेद जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है, कन्फर्म करता है, तो अनुच्छेद आपका 15 है। अनुच्छेद 15 सभी भारतीयों के सार्वभौमिक मानवाधिकार की धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के विभेद के बिना समानता का अवसर क्या है, प्रदान करता है। अनुच्छेद आपका 15 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो प्रश्न और हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 10% नियम किसके द्वारा दिया गया है, गोल्डमान के द्वारा, लिंडमान के द्वारा, बैकमान के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10% का नियम सभी लोग जानते हैं लिंडमान के द्वारा दिया गया है। 10% नियम लिंडमान द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। तो जो आपका लिंडमान का नियम है, ठीक है, 1942 में किसने दिया था, तो 10% नियम में दिया गया था, और यह नियम जो है ऊर्जा उपभोक्ता से संबंधित है आपका। ठीक है दोस्तों, लिंडमान द्वारा दिया गया। और 30 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं कि EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपका असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था EIA को अमेरिका में स्थापित है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है आपका कब स्थापित किया गया, 1969 में, 67 में, 71 में, 73 में। हर एक प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में NCERT बेस्ड था, और ये प्रश्न आपके सभी TT एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन था, प्रैक्टिस सेट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसका राइट आंसर जान लेते हैं, 1969 होगा। अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभावों को 1969 में EIA के रूप में प्रतिपादित किया गया। तो ये EIA को प्रतिपादित किस लिए किया गया था, पर्यावरण जो में प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभाव होते हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो एक बार दिल से सब्सक्राइब करिएगा। एक बार जय हिंद वंदे मातरम बोलकर हैशटैग बोल दीजिएगा, आई डू इट, आई कैन डू इट, क्रैक फॉर MPTT, CTET, UP टेट। सभी लोग कितने आप लोग क्रैक कर रहे हैं नीचे कमेंट करेंगे। सभी मेरे भाभी अध्यापक अध्यापकों को जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।